अब इस पर जनता का कहना था कि ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि ऋषभ पंत ने 10 घंटे वेट किया, क्योंकि ये वो इंसान है जो 10 सेकंड भी वेट नहीं करता। ये टेस्ट मैच को आईपीएल समझ के खेलता है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। और इस हफ्ते में दोनों ही खूब मिले बिहार राज्य से, जहां पर वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ओ टर्न मार लिया है। पहले यू मारा था ना, फिर से यू, तो वो अच्छा, बिहार की कंट्रोवर्सी समझने से पहले आपको बिहार की पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। ये वो राज्य है जो काफी टाइम से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से जूझ रहा है, यानी कि जातिवाद वाली पॉलिटिक्स होती है उससे जूझ रहा है। और वो राजनीति जो सोशल इक्वालिटी के लिए शुरू हुई थी, वो अल्टीमेटली पूरे राज्य की तरक्की खा गई। बिहार में 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका खेल चलता है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, तेजस्वी यादव की आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, और फिर बीजेपी तो है ही। ऐसा समझो कि तीनों में लव ट्रायंगल चलता है, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ बीजेपी और जेडीयू जिसकी पिकअप लाइन बेटर है उसके साथ। इस हफ्ते ड्रामा तब हुआ जब नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के अलायंस छोड़कर आरजेडी लेड महागठबंधन में शामिल हो गए। मेजोरिटी वहां भी बन रही थी, मेजोरिटी यहां भी बन रही है और दोनों तरफ से सीएम बन रहे हैं। बेसिकली उनसे ब्रेकअप, इनसे पैचअप। पार्टी बदल लिया साला। अब देखो, आजकल के पॉलिटिकल क्लाइमेट में आइडियोलॉजी की लाश पर चलकर पार्टी बदल लेना कोई नई बात तो रह नहीं गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब इस बार स्पॉटलाइट के अंदर जो इंटरेस्टिंग शख्स हैं वो है हमारे नीतीश कुमार जी, जो इतनी बार दल बदल चुके हैं कि इन्हें पॉलिटिक्स में प्यार से पलटू राम कहा जाने लगा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। ये इतनी टीम बदलते हैं, यू कैन कॉल हिम रॉबिन उथप्पा ऑफ पॉलिटिक्स। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 16 साल में ये 8 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ प्रैंक हुआ है बीजेपी के साथ, क्योंकि यही एमएलए बदलने की तकनीक से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी और इसी तकनीक से उनकी बिहार में सरकार चली गई। आप चिंता मत लो, ये चलता रहेगा। कल महाराष्ट्र था, आज बिहार है, परसों पता नहीं कौन सा स्टेट हो। आप शायरी सुनो। पोगो पर नोडी, कार्टून नेटवर्क पर रिची रिच, बीजेपी की गई सरकार करमाइजा बिच। एक बड़ा मसला तब हुआ जब यूपी के फिरोजाबाद से एक पुलिस कांस्टेबल की वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने मेस में दिए गए खाने को लेकर जनता के सामने नाराजगी व्यक्त कर रहा था। साहब, ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुई ना। इस पर कमेंट करना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक तो पुलिस ने इस मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं, और दूसरा ये जो सिपाही है, इस पर पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इस पर 15 बार डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा चुके हैं। कुछ ही समय पहले आपको याद होगा कि सेना की एक सिपाही की भी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें अपने वो खाने को लेकर कंप्लेंट कर रहा था। अब काफी दुख होता है जब हम अपने सिपाहियों की ऐसी वीडियोस देखते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप भले ही रिश्वत पर 50 गाली दे रहे हो, लेकिन ये अच्छा मौका है जब हम अपने पुलिस पर्सनल्स होते हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस पर बात करें। रिश्वत लेने के मामले में हमारी पुलिस की काफी सारी वीडियोस और न्यूज वायरल हो जाती है, लेकिन काफी कम बात होती है उनका जो वर्कलोड होता है उसके बारे में। अगर आपका कोई पुलिस में दोस्त है या उस फैमिली से कोई बिलोंग करता है, तो आपको पता होगा कि कितना वर्कलोड होता है, कितना स्ट्रेस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, और फैमिली को टाइम देना किसी पुलिस वाली के लिए कितना मुश्किल होता है। इनफैक्ट 2019 में स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया की एक रिपोर्ट निकली थी, जिसमें पाया गया था कि ऑन एन एवरेज एक पुलिसमैन को 14 घंटे काम करना पड़ता है। इसके ऊपर वीकली ऑफ नहीं मिलते हैं और ओवर टाइम का मसला तो है ही। इनफैक्ट पुलिस वालों पर ये एक सर्वे हुआ था, जिसमें पाया गया था कि 70% से ज्यादा पुलिस वाले ऐसे थे जो कहते थे कि उनके काम की वजह से उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा होता है। अच्छा, आजकल सेलिब्रिटीज में एक ई लफड़ा चल रहा है। अगर आपने सोशल मीडिया फॉलो किया होगा तो आपके सुनने में जरूर आया होगा। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में क्रिकेट का और बॉलीवुड का गुलू गुलू चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसी बीच एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और क्रिकेटर ऋषभ पंत वैलेंटाइन डे से सीधा रक्षाबंधन पर आ गए। दरअसल इनकी डेटिंग की रूमर मीडिया में काफी टाइम से चल रही थी। इसी बीच उर्वशी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर आरपी ने उनके लिए एक होटल की लॉबी में लगभग 10 घंटे वेट किया था। सो मिस्टर आरपी केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, लाइक ही वांटेड टू मीट। 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। Who's Mr. RP? आई विल नॉट टेक द नेम। Okay. आई विल नॉट टेक द नेम। एक सेकंड, आरपी बोल दिया बट आई वोंट टेक नेम्स। मैम, ज्यादा मिस्टीरियस नहीं हो गई आप? इट्स लाइक सेइंग एमएसडी इज द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर एवर बट आई वोंट टेक नेम्स, या केजो सपोर्ट्स नेपोटिज्म बट आई वोंट टेक नेम्स। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब इस पर जनता का कहना था कि ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि ऋषभ पंत ने 10 घंटे वेट किया, क्योंकि ये वो इंसान है जो 10 सेकंड भी वेट नहीं करता। ये टेस्ट मैच को आईपीएल समझ के खेलता है।
इसके बाद तो फुल ऑन वॉर छिड़ गया। ऋषभ पंत ने स्टोरी डाल के बोला कि हैशटैग मेरा पीछा छोड़ो बहन, जिसके बाद उर्वशी ने वापस स्टोरी डाल के बोला कि हैशटैग छोटू भैया आप बैट बॉल खेलो, हैशटैग पाउगर हंटर। इनका अलग ही मैच चल रहा है। उर्वशी जी आप मिट्टी डालो, हम लोग समझ लेंगे कि आरपी से आपका मतलब रेयान पराग का था। और ऋषभ पंत भाई थोड़ा पाकिस्तान से मैच आ रहा है, फोकस कर लो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। चलिए फटाफट आपको बीते 7 दिनों की न्यूज बता देता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनली इस हफ्ते खत्म हो चुके हैं, जिसमें 12 अलग अलग स्पोर्ट्स में इंडियन एथलीट्स ने 61 यानी कि 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 13 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल ही मेडल होंगे। और खेल की बात हो ही रही है तो बर्मिंघम से थोड़ा महाराष्ट्र पे आ जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जितना गेम इन लोगों ने खेला है ना, 2-3 मेडल तो इन लोग को भी मिलने चाहिए। आपको पता ही होगा कि पिछले कई टाइम से महाराष्ट्र का अपना पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, शिंदे वर्सेस उद्धव वर्सेस बीजेपी वर्सेस शिवसेना। इस हफ्ते मराठियों के लिए एक अच्छी खबर ये रही कि फाइनली लगभग 40 दिन बाद महाराष्ट्र को उनका एक कैबिनेट मिल गया है। 18 मंत्रियों का कैबिनेट बना है, जिसमें 9 मंत्री शिवसेना के हैं, 9 बीजेपी के। एक तेरा एक मेरा। कैबिनेट जिसको नहीं पता वही होता है सिविक्स वाला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन मंत्रियों का अपना एक महत्व होता है, सबके पास एक एक मंत्रालय होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। बेसिकली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। जैसे कंपनी में होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लास में मॉनिटर्स और कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा। अभी कैबिनेट बनना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई सारे ऐसे सरकारी काम होते हैं जो एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट ना होने की वजह से रुक जाते हैं, स्टैंड स्टिल पर आ जाते हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई सारे ऐसे पब्लिक के इंडिविजुअल्स के काम होते हैं जिसमें मंत्री जी का थप्पा लगना होता है और मंत्री जी अपनी पॉलिटिक्स में व्यस्त होते हैं। तो फिर फाइनली 40 दिन के बाद ही सही कम से कम महाराष्ट्र में एक कैबिनेट तो बनी। कितने दिन के लिए वो आजकल का पॉलिटिकल क्लाइमेट देख के कह नहीं सकते। अगली जरूरी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां कोविड का पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के बाद एक बार फिर से मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मास्क पहनना कंपलसरी है, वरना 500 रुपए का फाइन आप पर लगा दिया जाएगा। अपना एक खूबसूरत सा मुखौटा छुपा लो, वरना 500 की पर्ची कटेगी। देखो इन माय पर्सनल ओपिनियन मास्क कंपलसरी होना ही चाहिए। एक तो पब्लिक की सेफ्टी बनी रहती है और कुछ लोगों की शक्ल देखने का वैसे भी मन नहीं करता। अगली बड़ी खबर यह है कि जगदीप धनखड़ जी अब हमारे देश के अगले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होंगे। नाम पहली बार सुना है तो क्विक प्रोफाइल इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। सर जी राजस्थान से हैं, पेशे से एक वकील रह चुके हैं और 30 साल से ऊपर का इनका पॉलिटिकल करियर रहा है। हाल ही में वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं और अब ये हमारे देश के अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे। नाम तो याद रहेगा ना, प्रेसिडेंट की तरह भूल तो नहीं जाओगे? भूल जाओगे, अपन को कौन सा केबीसी में जाना है। एक बंदे से पूछा प्रेसिडेंट का नाम बताओ, कह रहा नहीं बताऊंगा, लेडीज है। अगली जो बताऊंगा वो है 2 रिपोर्ट्स, और थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें आपका सुनने के साथ साथ थोड़ा समझना भी जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में हमारी करंट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। मेन मुद्दा ये था कि इसमें जो हमारा CSR यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो है और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सरकार की कुछ चुनिंदा स्कीम्स में से एक था जिसे अक्रॉस पार्टी लाइन सपोर्ट मिला था। हालांकि इस स्कीम के बारे में एक बड़ा क्रिटिसिज्म हमेशा से ये रहा है कि ज्यादातर जो पैसा है स्कीम का, जो फंड है उसका ज्यादातर पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, विज्ञापन में खर्च होता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्कॉलरशिप, इन फील्ड पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा था और ये जब से स्टार्ट हुआ था तब से ही है। इनफैक्ट 2016 से लेके 2019 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में 450 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, जिनमें से लगभग 80% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ था। अब इस हफ्ते लोकसभा में सरकार की ही एक पैनल ने रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहा है कि स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी चाहिए। ये जो ज्यादातर पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा है वहां से बजट कट करके हेल्थ केयर और एजुकेशन पे डालना चाहिए। अब अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसका एक वैलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि भाई जो ज्यादातर पैसा एडवर्टाइजमेंट में इसलिए जाना है क्योंकि मैसेज पहुंचना जरूरी है। आपको सोसाइटल लेवल पे एक माइंडसेट चेंज करना है कि जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो इस स्कीम के अंडर ना सिर्फ फीमेल इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्या से लड़ा जा रहा था, बल्कि ये कि बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है। बट एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि ज्यादातर पैसा विज्ञापन में ना खर्च हो, बल्कि जो ग्राउंड पे काम हो रहा है, जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उस पर भी पैसा खर्च किया जा सकता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि हमारे देश की जो आधी महिलाएं हैं वो सैनिटरी पैड्स तक अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो वहां भी थोड़ा पैसा एलोकेट किया जा सकता है। आपका इस मामले में क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली खबर भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस शो को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूर मिलेगा। मेडिकल रिसर्चर्स ने सालों की स्टडी के बाद पाया है कि जितनी भी इंफेक्शियस डिजीजेस होती हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन या संक्रमण से फैलती हैं, क्लाइमेट चेंज के चलते उनमें से आधी से ज्यादा डिजीजेस ऐसी हैं जो और ज्यादा फैलने लगेंगी। अब रिसर्चर्स ने 350 से ज्यादा बीमारियों को स्टडी किया और पाया कि उनमें से आधी से ज्यादा लगभग 52% ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और फैलने लगेंगी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया,
ये बढ़ जाती हैं। और जैसे कि बाढ़ सूखा बढ़ता है तो हेपेटाइटिस, मलेरिया जैसी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और इंसानों को और सफर करना पड़ता है। इससे जान माल को काफी नुकसान होता है और ह्यूमन कॉस्ट होने की वजह से इसका असर इकोनॉमी पे भी दिखता है। इसीलिए ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने इतने बिलियन डॉलर का नुकसान होगा देश को। ये उसका एक एग्जाम्पल है। आखिरी खबर है स्पोर्ट्स से, जहां टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स इस साल होने वाले यूएस ओपन के बाद रिटायरमेंट ले लेंगी, यानी कि संन्यास ले लेंगी। सेरेना विलियम्स टेनिस की एक बहुत बड़ी प्लेयर है, शी इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। इनसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अभी तक किसी भी प्लेयर ने नहीं जीते हैं। She is a tennis icon, a 23-time Grand Slam champion, winning 4 Olympic gold medals, those 23 Grand Slams, 319 weeks as the #1 player. बिल्कुल सचिन तेंदुलकर, मेसी और रोनाल्डो वाला हाल है। 10 लाख करोड़ रुपए इतने का नुकसान हुआ है आपका। भाई पर मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। अरे सुन तो लो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने इस हफ्ते राज्यसभा में बताया कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में बैंक्स को 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है एज बैड लोन्स। मतलब ये वो पैसा है जो आपने बड़ी मेहनत से कमा कमा कर सरकार को एज टैक्स दिया, सरकार ने इस पैसे को बड़े बिजनेसमैन को दिया और बड़े बिजनेसमैन ने वापस किसी को नहीं दिया। कटा किसका? आपका। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 4 सालों में ऐसे 10,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने बैंक से एज लोन पैसे लिए और कभी वापस लौटाए ही नहीं। और इनमें से सबसे ऊपर नाम है, गेस करो किसका? मेहुल चोकसी का, जिनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स पर बैंक्स का 7,000 करोड़ रुपए का लोन है। तो तसल्ली मना लो इस बात की, सिर्फ आपका दोस्त नहीं है जो 1,000 रुपए खा के बैठा है, कई लोग ऐसे हैं जो 1,000 करोड़ खा के बैठे हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नॉनसेंस न्यूज ऑफ द वीक। लेकिन उससे पहले एक ऐसे रेस्टोरेंट का नाम बताओ जहां लोग भर भर के खाना खाते हैं, उस खाने के पैसे भी नहीं देते और फिर उसी खाने की बुराई करते हैं। मैं बताऊं? शादी। देखो दुनिया भर का कुजीन एक तरफ, शादी का फ्री का खाना एक तरफ। लेकिन एक शादी ऐसी भी है जहां मेहमानों को शादी के खाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा एक लड़की ने बोला कि भाई महंगाई का जमाना है, मुझे शादी रचाना है, पैसे है नहीं, तो मेरी शादी में आओगे तो खाना का पैसा देना खुद, वरना शादी कैंसिल करो भाई, इसको कैंसिल करो अभी। क्या देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि तामझाम से शादी की जाए और आजकल जितना लोग खाना शादियों में वेस्ट करते हैं, देन इट मेक सेंस। भाई कुछ लोग तो शादी में खाना टेस्ट करके फेंक देते हैं, जैसे शादी में नहीं मास्टर शेफ में आए हूं। आपको क्या लगता है, शादी के खाने के लिए पैसा लेना ठीक है या नहीं? कमेंट करके बताओ। अच्छा, इंडिया में ना एक से एक खुराफाती लोग मिलते हैं, ये हमारे देश की स्पेशलिटी है। और इसी के चलते असम के सोनितपुर में एक बड़ा बहादुरी और बेवकूफी वाला काम देखने को मिला है, जहां एक सियाना आदमी नकली का ट्रैफिक पुलिस वाला बन के असली के ट्रैफिक पुलिस वाले का चालान काट रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। दरअसल हमारे सस्ते नटवर लाल को पुलिस बनने का बड़ा शौक था, लेकिन उनकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उन्होंने कहा चलो कोई पुलिस स्टेशन तो जाना ही है, अब पुलिस बनकर जाएं या चोर बनकर, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर आप सिंगल हैं या अगर आपकी कोई दोस्त है जो सिंगल है, थर्ड व्हीलिंग कर करके परेशान है और अत्यंत प्रयासों के बाद भी उसे गुलू गुलू करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और वो ऐसे कि बेंगलोर का एक स्टार्टअप है जो भाड़े पर बॉयफ्रेंड दे रहा है। हाँ, अब आप एक ऐप के थ्रू बॉयफ्रेंड ऑर्डर कर सकते हैं। बेंगलोर का एक स्टार्टअप है टॉय बॉय जो ये सर्विस दे रहा है। अब हालांकि ये सर्विस प्राइमरीली डिप्रेस्ड लोगों के लिए, लेकिन एज अ लास्ट रिजॉर्ट ट्राई तो किया ही जा सकता है। अगर आपको लगता है आपकी कोई दोस्त को जानने की जरूरत है तो शेयर कर दो, उसको टैग करके बताओ। अगर आप सोते हुए शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं लेकिन अपने घर वालों के ताने सुनते रहते हैं कि आलसी मनुष्य दिन भर सोता रहता है, कोई काम नहीं है इसको, तो मार्केट में एक ऐसी जॉब आई है जो आपके लिए ही बनी है। न्यूयॉर्क की एक मैट्रेस कंपनी है कैस्पर, जो सोने के लिए लोगों को नौकरी दे रही है। हाँ, आपको सोने के लिए पैसे दिए जाएंगे और आपको कोई डिग्री विग्री की भी जरूरत नहीं है इस जॉब के लिए, बस आपको एक एक्सेप्शनल स्लीपिंग टैलेंट होना चाहिए आप में। मतलब आपको किसी भी कंडीशन में कहीं भी किसी भी जगह बस सोना आना चाहिए। और ड्रेस कोड भी है, पजामा पहन के आओ, मस्त सो, पैसे कमाओ। क्या जॉब है ये। लेकिन अगर वीडियो लाइक किए बिना अप्लाई किया ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। आलस नहीं है, ठीक है, सोना बहुत मुश्किल काम होता है, सो सो के थक जाते हैं हम लोग, और फिर जब थक जाते हैं तो सोना तो पड़ता ही है। सही बात है। यूएस एम्बेसी की कंप्लेंट पर दिल्ली में एक बाप बेटे की जोड़ी पकड़ी गई पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये फेक पायलट बनकर यूएस का वीजा अप्लाई कर रहे थे। हाँ, इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स किए, बताया कि ये पायलट्स हैं जबकि पायलट्स नहीं थे, और यूएस एम्बेसी से कह रहे थे कि हमें यूएस का वीजा दे दो। वैसे पुलिस ने गलती कर दी। इतिहास गवाह है कि जब भी बाप बेटे की जोड़ी प्लेन में बैठी है ना, लैंड करवा के ही मानी है। अच्छा, एक कम्युनिटी जो कई बार सोशली आउटकास्ट हो जाती है या समाज में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इसके कई आउटकम होते हैं, ना सिर्फ उन्हें सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बल्कि वो आम लोगों की तरह अगर कहीं पर घर रेंट करने जाएं या घर खरीदने जाएं तो उन्हें घर इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन अब ये सिचुएशन बहुत जल्द सुधरने जा रही है और शुरुआत होगी नागपुर से, जहां पर महाराष्ट्र सरकार एक स्कीम लॉन्च करने वाली है। इस स्कीम के अंडर नागपुर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। इसका कुछ पैसा प्रधानमंत्री आवास
योजना के फंड से आएगा और कुछ पैसा राज्य सरकार देगी। अब इसमें यह आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि इससे भी उनका सेग्रीगेशन होगा, लेकिन कहीं गेटोज में रहने से अच्छा अगर वो समाज में सम्मिलित होने का उनका प्रयास हो रहा है तो एक अच्छी शुरुआत तो है ही। आपने जिंदा लोगों की हेल्प करते हुए कई सारे समाज सेवी देखे होंगे, लेकिन हमारे बीच कोई एक ऐसा भी है जो मरे हुए लोगों की हेल्प कर रहा है। यह है मुजफ्फरनगर की रहने वाली शालू सैनी जी, जो मरे हुए लोगों की हेल्प कर रही हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे कि ये अनक्लेम्ड बॉडीज या लावारिस लाश जो होती हैं उनका अंतिम संस्कार करती हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी पेंडेमिक के दौरान, जब आप जानते हैं कि जगह जगह कई लोग मर रहे थे, इन्फेक्शन का डर फैल रहा था और कई सारी ऐसी डेड बॉडीज थी जिनकी खुद की उनकी फैमिलीज ने उनको क्लेम करने से मना कर दिया था। ऐसे में शालू जी ने एक अनजान बुजुर्ग व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया था। तब से अब तक ये 500 से भी ज्यादा डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करवा चुकी हैं। कई सारी इनमें से लापता होती हैं, अनक्लेम्ड होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी फैमिलीज के पास अंतिम संस्कार करने का पैसा नहीं होता, तो शालू जी उनकी हेल्प करती हैं। मतलब कुछ लोग जीते जी लोगों की हेल्प नहीं करते और ये मरे हुए लोगों की हेल्प कर रही हैं। What a beautiful soul। बिहार की पॉलिटिक्स को देखते हुए अनुपम खेर ने एक मीम शेयर किया है, ऑपोजिशन पार्टीज कॉलिंग ईच अदर आफ्टर बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस। हाँ, पता क्या हुआ तेजू भैया? इस टाइम पे तो नीतीश कुमार को पीएमओ ऑफिस पे कॉल करना चाहिए, बोलना चाहिए वो देखिए कैमरा प्रैंक हुआ है आपके साथ, कैसा लगा मेरा मजाक? नॉट श्योर व्हाई बीजेपी लीडर्स आर क्रिटिसाइजिंग नीतीश कुमार, दे शुड थिंक पॉजिटिवली। नीतीश हैजंट बिट्रेड बीजेपी, ही इज जस्ट फाइंडिंग हिज ओन कोर्स। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। ईडी, आईटी, सीबीआई and other inspection bureaus on the way to बिहार। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हर घर तिरंगा, तिरंगा तो दे दिया, घर कब दोगे? सही बात है, पेट्रोल तो तब डलवाए ना जब गाड़ी हो घर में। और बेटा आजकल क्या कर रहे हो? बॉयकॉट। कितना सब कुछ ही बॉयकॉट कर दिया यार इन लोगों ने, ऐप से लेके, मूवीज से लेके, फिल्म स्टार से लेके, जिसको देखो आजकल इंडिया का एक नेशनल इमोशन है बॉयकॉट। अभय शर्मा ने कमेंट किया है, I thought my दादू will not like your video but he's enjoying it so much. Feels so good to watch him watching. Nice. जगजोत सिंह बोलते हैं, द संडे शो मेक्स मी रियलाइज कि संडे कितनी जल्दी आ जाता है बे। मुझे खुद समझ में नहीं आता भाई, इतनी जल्दी आता है ना। मतलब वीडियो अपलोड करो, ऐसा लगता है कि सोए उठे हो अगले दिन फिर वीडियो बनानी है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिहार में ईडी की स्वागत की तैयारी, लालू जी बजाएंगे डंडे। उनके लोग उनको बताएं तो अच्छा होगा। यूनिकॉर्न का मतलब है आपका रेवेन्यू $1 बिलियन। क्या रेवेन्यू? मतलब 7,000 करोड़। तो ये स्थिति होती है। एक सेकंड सर, जहां तक मेरे कमजोर दिमाग को पता है, यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी जो वैल्यूएशन होती है वो होती है $1 बिलियन। और $1 बिलियन की वैल्यू 7,000 करोड़ कब से हो गई? जहां तक मुझे याद है आपने डॉलर की वैल्यू 80 पहुंचा दी है, तो थोड़ा 10,000 करोड़ थोड़ा आगे पीछे हो गए ना सर। तो भारत के 25 साल 30 साल के बच्चे झंडा गाड़ रहे हैं और 60 साल के बुजुर्गों को बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती, बताओ। अरे आपकी डीपी बदली कि नहीं बदली, पहले मेन मुद्दे पर आई। हाँ यही है मेन मुद्दा, डीपी बदली कि नहीं बदली। यही इशू है हमारे देश का कि डीपी बदली कि नहीं बदली लोगों ने। डीपी बदलने से सब ठीक हो जाता है। हेलो, क्या मतलब जॉब नहीं मिल रही? डीपी बदल के देख, तू कैंसर हो गया, डीपी बदल के देख। हेलो, हाँ पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, डीपी बदल के देख। साहिल एरियस ने किया है रणबीर कपूर विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ड्यूरिंग ब्रह्मास्त्र प्रमोशंस। ऐसा सच में हुआ था। सो एक जगह गया, 4-5 इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, आओ भाई तुम भी फोटो खिंचाओ, तुम भी फोटो खिंचाओ, तुम भी फोटो खिंचाओ। चश्मा पहना था तो पता नहीं सो गया हो क्या पता बीच में वो। सुमन टीसी इज वॉचिंग द शो फ्रॉम द सिटी ऑफ लार्जेस्ट ब्रिज इन इंडिया। ये है धोला सदिया ब्रिज इन असम और ये 9.25 किलोमीटर लंबा है। ओ भाई, यूपी में इतनी रोड नहीं होती लंबी। RB65 इज वॉचिंग विथ हिज मदर from the city where JF Kennedy was assassinated. JF Kennedy was assassinated in Dallas, Texas. यूएस में हुआ था। अच्छा, जिसको यूएस की हिस्ट्री नहीं पता, उनके कई सारे प्रेसिडेंट हैं जो असैसिनेट हुए थे। JFK was one, अब्राहम लिंकन भी थे, उनका भी असैसिनेशन हुआ था। और बिल क्लिंटन जो थे, उन पे भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। So that is that. शिवान शर्मा is watching from the land of white tigers, जो है मध्य प्रदेश के रेवा में, क्योंकि वहां पे पहला व्हाइट टाइगर देखा गया था बहुत टाइम पहले। ब्रिटिशर्स के पहले था या बाद में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। वॉचिंग फ्रॉम द गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी इज जैसलमेर, क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ज्यादातर येलो सैंडस्टोन से बना है।
तो इसकी वजह से वहां जब लाइट पड़ती है तो वैसा वाइब आता है, तो उसको कहते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। जैसलमेर इज अ वेरी गुड सिटी टू विजिट। मतलब मुझे राजस्थान की ज्यादातर सिटी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, पुष्कर। इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म राजस्थान इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू विजिट। इन लोगों की तरह अगर आप फीचर होना चाहते हैं तो शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लीजिए, उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिए विद #sundaywithsarthak। ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, बट अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। पिछले हफ्ते का वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना, जब तक हम अगले हफ्ते मिले तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।